जय श्री राम, राधे राधे। कृष्ण कॉम्पिटिटिव ऐप और यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने जो देखा था, काफ़ी तथ्य सीखा था। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा दूसरा सेशन है। तो आइए अपने सेशन को शुरुआत करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, महान्यायवादी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पद है। क्यों पद इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो महान्यायवादी का जो पद होता है वो सरकार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है और ये अपने आप में काफ़ी अहम रोल निभाता है। इसका जो कार्य होता है, अगर सरकार पे कोई उंगली उठाता है या फिर कोई विरोध करता है तो ये सरकार की तरफ से लड़ाई करता है, लड़ता है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के जो महान्यायवादी है, देखिए महान्यायवादी है, ये महान्यायवादी जो आता है वो हमारा अनुच्छेद 76 में आता है। तो महान्यायवादी जो, इसको हम लोग कहते हैं अटर्नी जनरल। क्या कहते हैं? महान्यायवादी को अटर्नी जनरल कहते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल होता है, अनुच्छेद जो होता है 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है। तो इसकी नियुक्ति के बारे में बोल रहा है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है हमारा राष्ट्रपति, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश और चौथा है संसद। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे महान्यायवादी है क्या, किस आर्टिकल में आता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अभी अनुच्छेद ये 76 में आता है। ठीक है, तो महान्यायवादी तो विधि अधिकारी होता है, इसका काम आप जान गए। और इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। और जब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ये अपने पद पे बना रहता है। राष्ट्रपति जब चाहेंगे हट जाए तो ये हट जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। ठीक है, और इसका जो योग्यता देखते हैं हम, तो योग्यता इसका जो होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होता है। अब हम जानेंगे कि उसके पहले हमको जानना पड़ेगा ना, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी क्या योग्यता होती है। तो इनकी जो योग्यता होती है, हमारा जो हाई कोर्ट होता है, हमारा जो हाई कोर्ट होता है, इसमें क्या करते हैं, 5 वर्ष हाई कोर्ट में ये रहते हैं क्या, जज के रूप में काम करते हो। या दो कंडीशन है, 5 वर्ष ये जज के रूप में कार्य करते हो या आपका 10 वर्ष ये वकालत का काम, वकील रहते हो। ठीक है, किसी कोर्ट में, किसी कोर्ट का बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाई कोर्ट हमारा उच्च न्यायालय हुआ। तो हाई कोर्ट में क्या होता है, 5 वर्ष ये जज का काम करते हो या आपका 10 साल वकील का काम करते हो। ठीक है, और इनको कानून का काफ़ी जानकारी होता है। ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत जानकारी है उनको बना दिए, नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश को जो सिलेक्ट किया जाता है इसी बेस पे किया जाता है कि वो हाई कोर्ट में 5 साल जज का काम किए हो या 10 साल वकील का काम किए हो और उन्हें काफ़ी कानून का ज्ञान हो। ठीक है, अब देखें, हम लोग यहाँ पे आर्टिकल देख लिए, उसकी योग्यता देख लिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता देख लिए तो सेम क्या है हमारा, महान्यायवादी। महान्यायवादी को क्या बोलते हैं, अटर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं, हम लोगों ने देख लिया। अब आइए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। तो आपको पता चल गया क्या हो गया हमारा आंसर, यहाँ पे हो गया राष्ट्रपति। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब आइए, अभी हम इसको नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे, इसके बारे में डिटेल देखेंगे, वही चीज़ होगा जो हमने आपको अभी बता दिया। ठीक है, और साथ साथ हम वो देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ महान्यायवादी की चर्चा जो की गई है उसी के बारे में हम डीप देख लेते हैं। थोड़ा सा डीप, क्या आप लोग तो पूरा याद करते चल रहे हैं ना, तो उसको आगे देखते चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, महान्यायवादी अटर्नी जनरल आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, उसे अटर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी बोल सकते हैं आप या कानूनी अधिकारी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 76 क्या है हमारा, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। यहाँ है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन में आपका यही पूछा था कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो रह सकता है, अपने पद पे बना रह सकता है। ठीक है, अब देखिए भारत का जो महान्यायवादी है, अच्छा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जो भारत का जो न्यायवादी होता है किसी संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसको ये अधिकार है, वो किसी भी संसद में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो वो क्या करता है, संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है या फिर सलाह भी दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, मतलब मत अपना नहीं दे सकता है। और इसकी चर्चा हमारे कहाँ किया गया है, इसका चर्चा हमारा किया गया है अनुच्छेद 88 में, इसकी चर्चा की गई है। कहाँ की गई है इसकी चर्चा, 88 में। ठीक है, और भारत के अंदर जितने भी राज्य क्षेत्र के आपके कोर्ट है सब में यह केस लड़ सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब रोक नहीं है कि बस वो सरकार का ही केस लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ देखते हैं, भारत का जो महान्यायवादी जो है, देखिए ना तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ये सब ऑप्शन में फंसाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्लियर करते चलेंगे, ना तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे देखिए महान्यायवादी किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत
नहीं दे सकता। देखिए यहाँ पे मत नहीं दे सकता है, यही ऑप्शन फंसाने में देता है। बैठ सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। और इसकी जो चर्चा की गई है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसकी जो चर्चा की गई है हमारा अनुच्छेद 88 में चर्चा किया गया है। क्लियर हुआ सबको? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है हम चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा है झारखंड देश का कौन सा राज्य है। ठीक है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? भारत में 28 राज्य है। अब ये पूछ रहा है अपना झारखंड देश का कौन सा राज्य है। ठीक है, अब आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको जानने के लिए हम ये जानेंगे कि झारखंड पहले किसका भाग था, कब अलग हुआ। देखिए पहले झारखंड जो था वो बिहार में ही था, बिहार में था। और ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जो पूछ रहे हैं आपका कौन सा राज्य है, ये ओवर एंड ऑल भारत के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पहले हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपका 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं कुछ, हम राज्यों को देखेंगे और राज्यों का जो गठन हुआ था उसके भी सन को देखेंगे ताकि माइंड में हमारी वो भी रहे। और ये तो खैर हम इसका होता है, इसका क्या होगा, हमारा 28वां आंसर होगा। जो झारखंड है वो भारत का 28वां राज्य था। क्या था? 28वां राज्य था। ठीक है, अभी हम देखेंगे कुछ राज्यों को देखेंगे। देखिए अभी जरूरी नहीं कि 28 पूछे, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्य होते हैं। जैसे एक आप देख लेते हैं 25 नंबर का। ठीक है, 25 देख लिए, 26 देख लिए, 27 देख लिए, 28 देख लिए और 29वां राज्य देख लिए। ठीक है, हम लोग इतना देखेंगे ताकि अगर पूछता है, इसके अलावा भी अगर कोई पूछता है, सब याद आपको करना पॉसिबल नहीं है एक बार में। वैसे मैं धीरे धीरे आपको सब करा दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप ये जान लें कि इतने राज्यों के बारे में जान लें। ठीक है, हमारा 25वां राज्य कौन था, 26वां कौन था, 27वां कौन था, 28वां कौन था और 29वां कौन था। तो देखिए 25वां हम अपना देखेंगे। हमारा जो 25वां राज्य था वो हमारा था गोवा। ठीक है, वो क्या है? गोवा है। ठीक है, अब गोवा जो है वो उसकी स्थापना देखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारा 26वां देखेंगे। ठीक है, हमारा 26वां जो है हमारा छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसको याद करा दूंगी ताकि आपको जरा भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एकदम इजीली आपको याद हो जाए। ठीक है, अब 27वां हम देखेंगे। 27वां जो हमारा राज्य था ये था उत्तराखंड। ठीक है, था नहीं, सॉरी है, अभी इसको था में नहीं लेके चलेंगे क्योंकि अभी वर्तमान में 28वां राज्य हमारा हो गया झारखंड। क्या हो गया हमारा? झारखंड हो गया। अच्छा 29वां राज्य जो हमारा है वो है हमारा तेलंगाना। अच्छा तो हम देखेंगे यहाँ पे राज्य देखेंगे, गोवा का देखेंगे। ठीक है, तो गोवा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी हम वो देख लेंगे। देखिए 30 मई 1987। ठीक है, 30 मई 1987 हम लोग गोवा का देख लिए। अब देखिए 26वां हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो हम देखेंगे, हमारा हो जाएगा 1 नवंबर 2000। जो हमारा 27वां उत्तराखंड जो राज्य था उसका देखेंगे 9 नवंबर 2000। इसका गठन हम लोग देख रहे हैं कि कब इसका गठन हुआ था। 28वां जो राज्य है झारखंड, जो बिहार से अलग होकर राज्य बना था, उसका हम देखेंगे तो इसका हो गया 15 नवंबर 2000। 29वां जो हमारा राज्य है तेलंगाना, और इसका हम लोग देख लेंगे 2 जून 2000। सॉरी, यहाँ हो जाएगा आपका 2 जून 2014। तेलंगाना की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 2 जून 2014। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लिए गोवा का, तो गोवा 25वां हमारा राज्य था। इसको क्या देखते हैं, इसका जो गठन हुआ था 30 मई 1987। फिर हम लोग का 26वां जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000। देखिए 2000 सन में 3 हम लोग देखते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ यहाँ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, और उत्तराखंड हम आपको देखेंगे यूपी से अलग हुआ था, और झारखंड हमारा बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, और तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि किससे किससे अलग हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कौन सा नंबर का था, कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था और किससे अलग हुआ था। यहाँ एक चीज से हम लोग 3 तथ्य जाने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी इजी है। देखिए यहाँ पे 2000 सन में 3 है, 2000 एक 1 नवंबर को, एक 9 नवंबर को, एक 15 नवंबर को है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? एक 1 नवंबर को, 9 नवंबर को और 15 नवंबर को। ठीक है, और 28वां जो हमारा राज्य है तेलंगाना, वो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। इसके अलावा हम लोग और भी देखेंगे, अभी देख लेते हैं उसको भी, ताकि माइंड में वो भी रहे, ये नहीं कि सिर्फ केवल एक ही लेकर चलेंगे। ठीक है, अभी और कुछ हम लोग यहाँ पे स्टेट देखते हैं। अच्छा इसको आगे देखते हैं, स्लाइड होगा तो आपको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे कुछ राज्यों जो भी नए नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उनका कब गठन हुआ था उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक देख लेंगे अपना आंध्र प्रदेश देखते हैं, ठीक है। हमारा जो आंध्र प्रदेश है उसको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर इसको अलग किया गया था। तो पहले उसका देख लेते हैं हम। देखिए हमारा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का देख लेंगे। इसका जो स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो जिसका पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पे और कब किया गया था, तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। अब हम लोग अगला देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे आपका यहाँ पे गुजरात, गुजरात देख लेंगे और साथ साथ महाराष्ट्र देख लेंगे, ठीक है। दोनों का डेट एक ही है, इसलिए आपको याद करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगा। इसका देखेंगे हम तो हो जाएगा आपका 1 मई 1960, ठीक है। क्या हो गया आपका? 1 मई 1960। 1 मई को वैसे मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग उससे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है वो महात्मा गांधी का जन्म सबको याद होगा 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर के एक दिन पहले ले लेना है, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ ना, देखिए यहाँ पे हम एक क्रम से बताते चल रही हूँ। सन सबका एक के बाद कौन कौन सा राज्य ऐड होते गया उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नागालैंड, नागालैंड हम लोग देखेंगे। तो इसका हमको देख लेते हैं 1 दिसंबर 1963। अब हम लोग देखेंगे, साथ ही देखेंगे हम लोग इसको सेट में लगा के चलेंगे। अब हरियाणा देखेंगे। हरियाणा काफ़ी मैं इसको याद कराऊंगी आपको, अभी थोड़ा देखते चलिए आप आराम से इसको, ठीक है। हरियाणा को देखेंगे 1 नवंबर 1966, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 दिसंबर 1963 नागालैंड और आपका हो गया 1 नवंबर 1966 हरियाणा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, वैसे हिमाचल प्रदेश को देखिए। हिमाचल प्रदेश को हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश हमारा हुआ था 25 जनवरी 1972। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 25 जनवरी 1971 को हुआ था इसका। उन्नीस सौ इकहत्तर, ठीक है। अब 1972 में हम लोग 3 राज्यों को देखेंगे कि 3 राज्य किसका किसका गठन हुआ था। तो हम देखेंगे यहाँ पे मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। 3 राज्य हम लोग देखें, क्या देखें? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो ये तीनों को देखेंगे हम लोग 21 जनवरी 1972। क्या देखिए हम लोग 3 राज्य देखें, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। कब हुआ था इसका? 21 जनवरी 1972, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसको, आगे हम लोग देखें, इसके बाद से हम लोग देखें आपका पिछली स्लाइड में हम लोग देखे थे गोवा देखे थे, फिर आपका छत्तीसगढ़ देखें, उत्तराखंड देखें, झारखंड देखें और तेलंगाना देखें। क्लियर हुआ सबको? देखिए कितना इजी है इसको। सबसे पहले आंध्र प्रदेश देखेंगे, 1 अक्टूबर 1953 को स्थापना हुआ था आंध्र प्रदेश का। फिर हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र को साथ साथ देख लेंगे। 1 मई 1960 को गुजरात का हुआ था और महाराष्ट्र का हुआ था, ठीक है। फिर हम पूर्वोत्तर राज्य में चले जाएंगे तो नागालैंड को देखेंगे आपका, तो नागालैंड का हुआ था 1 दिसंबर 1963, ठीक है। नागालैंड के साथ हम लोग देख लेंगे यहाँ पे हरियाणा को, हरियाणा का देख लेंगे आपको 1 नवंबर 1966। देखिए यहाँ आप लोग देखिए याद करने में आसानी रहेगा। देखिए यहाँ तो इसका तो दोनों का सेम है तो क्लियर है। अब देखिए ये दोनों में कंफ्यूजन होगा तो देखिए यहाँ 1963 है, 63 कम है तो ज़्यादा वाला ले लेना है, 1 दिसंबर ले लेना है। और यहाँ पे 1966 है तो 1 नवंबर ले लेना है, ठीक है। जब भी कंफ्यूजन हो तो जब कम वाले के साथ ज़्यादा लेंगे, मतलब दिसंबर ज़्यादा 12वां महीना है, और अगर यहाँ पे 66 ज़्यादा वाला ले रहे हैं तो इसके साथ कम वाले महीना को ले लेंगे, ठीक है। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड हो गया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा हो गया। अब आइए आगे देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को भी रिलेट कर देंगे। यहाँ पे 1971 है और यहाँ पे 1972 है। देखिए ये कम वाले के साथ है ज़्यादा और ये भी यहाँ पे ज़्यादा है तो कम वाला लिए हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा 25 जनवरी 1971। फिर हम लोग मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को देख लेंगे क्या, 21 जनवरी 1972, ठीक है। अब इसको चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में, इसको देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। आइए इसको हम फिर से देख लेते हैं। अब देखिए हमारा वही राज्य है जिसको आपने अभी पढ़ा, उसको फिर यहाँ पे देखिए, उसको बस देखते चलिए और माइंड में सेट करते चलिए। आइए इसको दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश जो हमारा है 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था,
महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो दोनों हैं 1 मई 1960। फिर नागालैंड आपका देखेंगे 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा देखेंगे 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश हमारा हो गया 25 जनवरी 1971। फिर हमारा मेघालय हो गया 21 जनवरी 1972। ऐसे मेघालय के साथ मणिपुर देख लेंगे और साथ साथ त्रिपुरा देख लेंगे। अच्छा, एक आपका 2 राज्य छूट गया है, उसको भी रिपीट करा दे रहे हैं इसके साथ साथ। इसके बाद हम लोग मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा देख लिए। उसके बाद देखिए आपका हम लोग देखेंगे 20 फरवरी 1987। क्या है आपका 2 राज्य, देखिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इन दोनों में सबसे पहले मिजोरम बना था, ठीक है, लेकिन डेट सेम है। क्या हुआ 20 फरवरी 1987 को देखेंगे हम लोग मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे वही त्रिपुरा आप लोग ने अभी देखा, त्रिपुरा को हम लोग देख लिए हैं। देखिए त्रिपुरा है कब है 21 जनवरी 1972। 3 राज्य था 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम नहीं देखे थे, देखिए सिक्किम है 26 अप्रैल 1975। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सेम देखे अभी 20 फरवरी 1987। क्या देखे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए पूर्वोत्तर राज्य जो हमारा है, देखिए ये यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश और नीचे आपका मिजोरम। तो ये दोनों सेम हम लोग क्या देख रहे हैं 20 फरवरी 1987। और देखिए ये त्रिपुरा हो गया आपका, देखिए ये त्रिपुरा आपका हो गया और ये मेघालय हो गया और यहाँ पे है आपका मणिपुर। ये तीनों एक साथ ही इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइए आगे हम देखते हैं। गोवा हम लोग देख लिए थे पहले 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ देख लिए थे 1 नवंबर 2000। देखिए 2000 में 3 हम लोग राज्य देखे थे। उत्तराखंड देखिए 9 नवंबर 2000 और झारखंड जो देखे थे हमारा 15 नवंबर 2000। क्लियर हुआ सबको? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, महिला से रिलेटेड है तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए आपका 8 मार्च, 8 अगस्त, 8 सितंबर या फिर 8 दिसंबर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा मनता है 8 मार्च को। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि धीरे धीरे करके आपको हर मंथ का आपको प्रमुख जितने भी दिवस होते हैं आपको याद करा दिया जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने जनवरी का प्रमुख देखे थे, फरवरी का देखे थे और आज हम लोग देख रहे हैं मार्च और अप्रैल का। तो मार्च में हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हमारा मनता है 8 मार्च को मनता है। साथ साथ हम लोग देखेंगे, देखिए एक 15 मार्च को हम देखेंगे विश्व उपभोक्ता दिवस। क्या मनता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। एक देखेंगे 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये दिसंबर इसलिए यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और कब विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो हमारा जो 15 मार्च को है वो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और जो 24 दिसंबर को है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अच्छा देखिए एक मार्च का हम लोग देख रहे हैं तो मार्च में हम लोग देखेंगे आपका 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनता है? तो 22 मार्च को हमारा बिहार दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछता है ये 22 मार्च वाला और 22 अप्रैल पूछता है। तो बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। साथ साथ हम लोग देखेंगे 23 मार्च एक देखेंगे हम लोग 23 मार्च को एक तरह से मान लीजिए वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को फांसी दी गई थी उसी दिन 23 मार्च को, इसीलिए उस दिन एक शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 23 मार्च को हम लोग देख लेंगे भगत सिंह, तीनों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों का शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा 21 मार्च को हम लोग देख लेंगे ये वानिकी दिवस मनाया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये वन से रिलेटेड है तो इसको भी याद करते चलेंगे। और हम देखेंगे एक 24 मार्च टीबी दिवस मनता है।
इतना हम लोग मार्च की प्रमुख देखें, क्या देखें हम लोग 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस देखें, साथ साथ हम लोग देखें कि वो तो विश्व उपभोक्ता दिवस था 15 मार्च, तो राष्ट्रीय हमारा उपभोक्ता दिवस कब था? 24 दिसंबर को मना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अपना 22 मार्च को बिहार दिवस मनता है, 23 मार्च को देखते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीद दिवस देखते हैं, और हमारा 21 मार्च को देखते हैं वानिकी दिवस, 24 मार्च को देखते हैं टीबी दिवस। अब हम लोग थोड़ा अप्रैल का भी देख लेंगे। अप्रैल का देखने के लिए अभी देखिए आप, अप्रैल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनता है? 7 अप्रैल को मनता है। ठीक है, और एक और देखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनता है। क्या मनता है 22 अप्रैल को? पृथ्वी दिवस। देखिए कितना कंफ्यूजन में दे देता है, ऑप्शन में आपका क्या देगा? 22 मार्च भी ऑप्शन में देगा। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, कभी 22 मार्च कर देते हैं, कभी 22 अप्रैल। उन्हें 22 तो याद रहता है पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्च में था या अप्रैल में था। ठीक है, तो इसको याद करेंगे, जो 22 मार्च को है वो बिहार दिवस, बिहार दिवस या जल दिवस मान सकते हैं, उस दिन जल दिवस भी मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, हमारा अर्थ डे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अप्रैल से क्या देखें, एक 7 अप्रैल देखें, अप्रैल से 7 अप्रैल देखें, एक 14 अप्रैल देखेंगे। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, जन्म दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को, और उस दिन समानता दिवस भी मनाया जाता है। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समानता दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7 अप्रैल देखिए हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल देखिए भीमराव अंबेडकर जयंती, या आप देख लेंगे यहाँ पे समानता। ठीक है, और 22 अप्रैल को देख लेंगे पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को हम लोग क्या देखें? पृथ्वी दिवस। ये 3 हम लोग देखें अप्रैल से। ठीक है, आइए हम स्लाइड पे, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग अभी देखिए मार्च और अप्रैल का, वही मार्च और अप्रैल का आपको दिखाते चल रहे हैं स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च को, क्या हुआ 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये दिसंबर का है, पर आपके सामने इसलिए रखा गया है ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो, राष्ट्रीय कब मनता है और विश्व वाला कब मनता है। ठीक है, जैसे हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में, हम लोग पढ़े थे युवा दिवस पढ़े थे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। तो इसलिए आपको साथ साथ लेके चल रहे हैं, जो भी कन्फ्यूजन वाला सेशन है उसको भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे, जो भी आपको कन्फ्यूज होते हैं, आप कन्फ्यूज होते हैं उसको भी क्लियर कराते चलेंगे हम। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनता है, और ये हमारा बिहार दिवस हो गया 22 मार्च, और यहाँ पे टीबी दिवस इसको क्या मनता है? 24 मार्च। ठीक है, आगे देखते हैं हम अप्रैल का देखेंगे, ये हमारा मार्च का हुआ। अप्रैल का देखते हैं हम विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, अंबेडकर जयंती आपको पहले ही बता दिया गया है, और समानता दिवस 14 अप्रैल को मनता है, और पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, सॉरी, मुर्रा पूछ रहा है, मुर्रा नस्ल है, मुर्रा किसका नस्ल है? ऑप्शन देखते हैं। मुर्रा के बारे में पूछ रहा है आपका, गाय का नस्ल है, भैंस का नस्ल है, ऊंट का नस्ल है, या गधे का नस्ल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर सेशन में आपको कराते चलेंगे गाय, भैंस, ऊंट, क्योंकि ये काफ़ी पूछे जाते हैं। और अगर आप बिहार दरोगा का प्रिपरेशन करें तो उसमें तो और पूछे जाते हैं, बाकी और भी एग्जाम में, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए काफ़ी प्रजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। क्योंकि ऐसे सिंपल नाम तो हम लोग जानते हैं कि गाय है, भैंस है, लेकिन उनकी प्रजाति क्या है वो नहीं पता होता है, तो ये याद करना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे मुर्रा नस्ल पूछ रहा है, तो मुर्रा जो हमारा नस्ल है वो है भैंस का। मुर्रा किसका नस्ल है? भैंस का। तो आइए हम मुर्रा भैंस की कुछ और नस्ल भी देखते हैं। हमारा जो भैंस का नस्ल है तो हम देखेंगे, और देखिए सुरती, सुरती जो हुआ वो हमारा भैंस का नस्ल है। मुर्रा तो हम लोग देख लिए, देखिए एक मुर्रा हम लोग देख लिए, जाफराबादी देख लेंगे, देखते चलिएगा। ये सारे भैंस के नस्ल हैं, आप नहीं जानते होंगे इतने सारे नस्ल भी पाए जाते हैं, तो होते तो बहुत है, लेकिन कुछ कुछ प्रमुख आपको याद कराते चल रहे हैं ताकि आपके अगर एग्जाम में आए तो आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। तो यहाँ देखिए हम लोग सुरती देखें, मुर्रा देखें, जाफराबादी देखें, नागपुरी देखेंगे, देखिए गोदावरी। आप सोचेंगे गोदावरी नदी का नाम है, लेकिन ये भैंस की भी प्रजाति होती है। भदावरी देखें, अब देखते चलेंगे, इसको याद भी करते चलेंगे। क्या देखें हम लोग? सुरती, मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी, गोदावरी, भदावरी, बन्नी, टोडा। काफ़ी मतलब ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी याद करते चलेंगे। बन्नी, टोडा, देखिए महासाल, महासाना देखेंगे, एक देखेंगे तराई, देखिए एक सुरती है, ठीक है, सुरती, और एक है सुरगी, दोनों भैंस की प्रजाति है। क्या देखिए, एक सुरती है और एक सुरगी,
सुर्गी देखेंगे, ठीक है, सुर्गी। दोनों नाम एक नहीं है, अलग अलग, एक सुरती है और एक सुर्गी है। अच्छा देखेंगे, सार्थक नारा देखेंगे हम एक, और एक देखेंगे सांभलपुरी, एक देखेंगे हम सांभलपुरी। क्या क्या देखें? सुरती, मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी, गोदावरी, भादौरी, फिर तराई देख लिए आप, सांबलपुरी देख लिए, बन्नी, टोडा, ये सब देखिए कितने सारे आप देख लिए। तो आइए इसको स्लाइड पे एक बार और देखते हैं, वहां याद कराते चलेंगे आपको। देखिए आपकी भैंस की प्रजाति आ गई आपके सामने, और भैंस की प्रजाति को अच्छे से याद करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे सुरती, देखिए यहाँ पे एक सुरती है और ये सुर्गी है। क्या है? सुरती है, एक सुर्गी है। यहाँ पे देखिए मुर्रा, जाफराबादी, जाफराबादी, नागपुरी, मुर्रा, सुरती, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, मतलब ये है। जब ऑप्शन में ये काफी रहते हैं, सुरती, मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी, और आगे भी हम लोग याद करते चलेंगे। देखिए बन्नी, टोडा, गोदावरी। बन्नी टोडा को एक साथ बोल लेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। बन्नी, टोडा, गोदावरी। देखिए यहाँ है गोदावरी, गोदावरी को नदी नहीं समझिएगा, ये भैंस की प्रजाति है, और इसके साथ साथ हम लोग गोदावरी के साथ साथ भदावरी देख लेंगे। गोदावरी और भदावरी को एक साथ देख लेंगे ताकि याद करने में काफी आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे सांभलपुरी, तराई, सार्थक नारा और मेहसाना। क्या देखेंगे? सांभलपुरी, तराई, सार्थक नारा और महसाना। ठीक है, इतने सारे आपने भैंस की प्रजाति देखा, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि भैंस की क्या क्या प्रजाति होती है, क्योंकि एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, एक बार और रिपीट करा देते हैं आपको। सुरती, मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी, बन्नी, टोडा, गोदावरी। गोदावरी के साथ साथ हम लोग भदावरी बोल देंगे ताकि काफी सेम नाम है, बोलने में उच्चारण इसका सेम है, तो याद करने में भी आसानी हो जाएगा। तो भदावरी हो गया हमारा, मेहसाना हो गया, सार्थक नारा हो गया, तराई हो गया और सांभलपुरी हो गया। याद हुआ सबको? अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे विभाग पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है सल्तनत काल के दौरान, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था। तो ऑप्शन में हमारा पूछ रहा है राजस्व विभाग था, सैन्य विभाग था, प्रशासन था या कानून था। ठीक है, हमको क्या बताना है आपका? यहाँ पे देखिए दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज देखेंगे ये क्या है? दीवाने जो अर्ज है हमारा दिल्ली सल्तनत में कुछ सुल्ताने द्वारा जो विभाग बनाए गए थे उन्हीं में एक है दीवाने अर्ज। तो ऑप्शन में जो हमारा यहाँ पे राजस्व है, सैन्य है, प्रशासन है और कानून है, तो जो दीवाने अर्ज है वो क्या था? वो सैन्य विभाग था हमारा। दीवाने जो अर्ज था वो हमारा सैन्य विभाग है। ये किसके द्वारा विभाग बना था? तो ये बलबन जो था, जो कि गुलाम वंश का जो था, उसी के समय का वो शासक था, और उसी के द्वारा यह बना हुआ था दीवाने अर्ज, जो कि सैन्य विभाग है। ठीक है, अब हम कुछ विभागों के नाम देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा दीवाने अर्ज, तो हम देखेंगे यहाँ पे दीवान ए अर्ज। देखिए ये दीवाने जो अर्ज है ये हमारा सैन्य विभाग है। देखिए दीवान सब में लगा रहेगा, याद करने में मतलब ये मुश्किल नहीं है, देखने में नाम बड़ा है, दीवाने अर्ज, दीवाने कोही, दीवाने मुस्तखराज, पर आपको क्या करना है? एक कीवर्ड पकड़ के याद करना है। दीवाने तो सब में है, बस आप एक कीवर्ड पढ़िए, अर्ज। ठीक है, तो देखेंगे अगला, देखेंगे दीवाने कोही। देखिए दीवान तो सब में लगा हुआ है, तो इसको दीवाने कोही हो गया हमारा। तो दीवाने कोही जो हमारा है यह कृषि विभाग है। क्या है हमारा? कृषि विभाग है। अब हम लोग आगे देखते हैं दीवाने मुस्तखराज। देखिए इसको हम पूरा लिख दे रहे हैं तो बहुत से बच्चे ये समझेंगे कि बस मुस्तखराज ही बोलना है, इसलिए पूरा लिखते जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखिए दीवाने मुस्तखराज, जो दीवाने जो मुस्तखराज है यह वित्त विभाग है। क्या है हमारा? यह वित्त विभाग है। अब देखिए दीवाने बंदगान, ये दास विभाग है। दास विभाग समझ रहे हैं ना? दासों को जो रखा जाता है, वहां पे दासों को रखा जाता था। अब देखेंगे अगला, हम देखेंगे दीवाने इस्तिहाक, ये हमारा पेंशन विभाग है। ये हमारा क्या था? पेंशन विभाग था।
और एक और हम देखेंगे दीवाने खैरात। देखिए नाम से ही खैरात से ही सुनकर आपको लग रहा होगा कि खैरात मतलब खैरात में कोई नहीं बोलता है किसी को कोई चीज़ दे दी जाती है, तो दीवाने खैरात हो गया आपका दान विभाग। यहाँ पे आपने इतने सारे विभाग देखे, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो विभाग है आपको पहले बताए हैं कि ये दिल्ली सुल्तानों के द्वारा विभाग बनाए गए थे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा बनाया गया था। जो बलबन था वो गुलाम वंश जो था उसी का शासक था, ठीक है। और हम लोग देखेंगे दीवाने मुस्तखराज, तो ये दीवाने मुस्तखराज किसके द्वारा बनाया गया था यह विभाग? तो ये जो विभाग बना था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। और ये क्या था? वित्त विभाग था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे विभाग का नाम, किस डिपार्टमेंट के लिए, किस विभाग, कौन सी चीज़ के लिए विभाग बना हुआ था और कौन व्यक्ति बनवाए थे, कौन सुल्तान बनवाए थे, ये भी जानते चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है आपका, बलबन के द्वारा बनवाया गया था। फिर दीवाने मुस्तखराज, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था और ये खिलजी वंश के शासक था, ठीक है। एक हम लोग गुलाम वंश के शासक का देखें और ये खिलजी वंश के शासक का देखें। अब हम लोग देखेंगे दीवाने कोही, ये कृषि विभाग था और ये तुगलक वंश के शासक द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो दीवाने अर्ज देखें, दीवाने मुस्तखराज देखें, दीवाने कोही देखें। अब हम लोग देखेंगे दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान ये दास विभाग है। ये आपका फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, उस समय शासक को सुल्तान बोला जाता था। दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक होते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उनके द्वारा बनवाया गया था क्या? दीवाने आपका बंदगान, जो कि दासों के लिए बनवाया गया था, तो दास विभाग था। फिर हम लोग देखेंगे दीवाने इस्तेहाक जो कि पेंशन विभाग था, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। फिर हम लोग देखेंगे दीवाने खैरात, और दीवाने जो खैरात था वो दान विभाग था, दान देने के लिए बनवाया गया था दान विभाग, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था विभाग था। तो ये सारे हम लोग देखिए ये जो है हमारा विभाग है और ये किस चीज़ का विभाग है वो देखें। देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये जो हम लोग विभाग देखें, देखिए ये जो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है ये बलबन के द्वारा बनवाया गया था। ये जो कृषि विभाग है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। ये जो वित्त विभाग है मुस्तखराज वाला, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और ये दास विभाग, पेंशन विभाग और दान विभाग, ये तीनों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि तुगलक वंश का सुल्तान था, शासक था। ये भी वित्त विभाग जो है ये भी तुगलक वंश के। देखिए हम लोग एक गुलाम वंश का देख लिए, एक खिलजी वंश के देख लिए, और जो तीन यहाँ पे देखे हम लोग, जो चार देखे वो तुगलक वंश के विभाग देख लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, इसी विभाग को देखते हैं। यहाँ पे वही है दीवाने अर्ज जो हमारा सैन्य विभाग है, दीवाने मुस्तखराज जो आपका वित्त विभाग है, दीवाने कोही कृषि विभाग है, दीवाने बंदगान दास विभाग है, दीवाने खैरात दान विभाग है, और ये आपका दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में भारत आए, क्या बोल रहा है? 1946 में ईस्वी में भारत आए, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन हम देखेंगे, जो हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कैबिनेट मिशन को देखेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे कितने सदस्य आए और वे सदस्य कौन कौन से थे। सॉरी, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा कैबिनेट मिशन था 1946 में भारत आया। तो भारत कब आया वो देख लेंगे। देखिए कैबिनेट मिशन को जो भारत भेजे थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भेजे थे, क्लीमेंट एटली। कैबिनेट मिशन को कौन भेजा था? भारत। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली भेजे थे 1946 में। तो इसका जो सन था हमारा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। और भारत में हम लोग देखेंगे कहाँ पहुंचा? दिल्ली। तो पूछेगा कैबिनेट मिशन भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा? तो कैबिनेट मिशन सबसे पहले भारत में दिल्ली पहुंचा। और कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को पहुंचा, ठीक है। आप देखेंगे उसमें 3 सदस्य आए हुए थे, और तीनों जो सदस्य आए हुए थे उनमें से एक सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, उन्हीं के नेतृत्व में वे तीनों सदस्य आए हुए थे। तो तीनों सदस्य का नाम देखेंगे हम लोग। हमारा पहला सदस्य देख लेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एक नाम देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक पैथिक लॉरेंस, और एक हम देखेंगे एबी एलेक्जेंडर। क्या देखेंगे? एबी एलेक्जेंडर। ये जो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, इन्हीं तीनों को
ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, इन्हीं तीनों को भेजे थे। और ये आया था जो वो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। ऑप्शन में आपके ये क्वेश्चन देता है कि मतलब तीनों में से कौन से ऐसे सदस्य थे, 4 ऑप्शन आपको देगा और पूछेगा कौन ऐसे इसमें से सदस्य हैं जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इन तीनों का नाम, इन दोनों का नाम देगा और एक एक्स्ट्रा नाम दे देगा पूछने के लिए कि कौन नहीं थे। तो हम यहाँ पे जानते हैं 3 सदस्य जो आए हुए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? हम आगे देखते हैं इसको। चलिए आइए, वही चीज हमारा आ गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। उस समय 1946 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वे कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। देखिए उनके द्वारा ही कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। यहां देखेंगे हम लोग, ये क्लीमेंट एटली हो गए। और भारत में 3 सदस्य, देखिए 3 सदस्य बोला गया, तीनों सदस्य का नाम आपको अभी याद करा दिया गया है। 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उनके बारे में बोल रहा है कि ये 1946 में 3 सदस्यीय शिष्टमंडल, उसको शिष्टमंडल बोला जाता था, उसको शिष्टमंडल बोला गया। जो 3 सदस्य भारत आए उसको शिष्टमंडल नाम दे दिया गया। तो वो 3 शिष्टमंडल आए हुए थे, उसमें 3 सदस्य जो थे उसको हम लोग देखेंगे। देखिए पैथिक लॉरेंस, अब देखिए पैथिक लॉरेंस क्या थे, उनका पद भी हम लोग देखते चलेंगे। अभी सदस्य हम लोग देखें फिर उनका पद देखते चलेंगे। तो उनका जो पद था वे भारत के क्या थे, उस समय भारत सचिव थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये जो थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और जो एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना के मंत्री थे। आइए देखते हैं इसको। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो हमारा व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर जो थे वे क्या थे, नौसेना के मंत्री थे। तो हमारा ऐसे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो कौन कौन से सदस्य आए और उनका पद क्या था और किसके नेतृत्व में आया था। कभी कभी नेतृत्व भी पूछ देता है कि पैथिक लॉरेंस उसकी जो नेतृत्व किए थे, तो उनका भी पूछ देता है कि जो 3 सदस्य जो शिष्टमंडल आया था कैबिनेट मिशन में उसके वो किसके नेतृत्व में आया था। तो नेतृत्वकर्ता जो थे वो आपके पैथिक लॉरेंस थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन। क्या पूछ रहा है हमारा? सीमा सड़क संगठन काफी इंपॉर्टेंट है, BRO। इसका हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO का फुल फॉर्म क्या देखें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको फुल फॉर्म भी याद करते चलेंगे। बाकी ऐसे आपका हो गया सीमा सड़क संगठन। देखिए सीमा सड़क संगठन, यहाँ से क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि BRO का फुल फॉर्म क्या है। तो हम लोग देखें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे जो BRO का था स्थापना कब हुआ था। तो BRO का जो स्थापना हुआ था हमारा 7 मई 1960 को हुआ था। कब हुआ था हम देखेंगे। इसका स्थापना जो हुआ था, स्थापना काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी संगठन का। तो ये हुआ था 7 मई 1960। और इसका मुख्यालय भी देखेंगे, साथ साथ इसका मुख्यालय देखेंगे। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, दिल्ली है। इसका जो मुख्यालय है हम देखेंगे नई दिल्ली। अभी हम लोग स्थापना देख लिए, इसका मुख्यालय देख लिए। अब जो देखेंगे BRO है क्या, इसका क्या काम है। तो BRO जो एक संगठन है जो वो भारत के जितना भी सीमावर्ती राज्य होते हैं उसी राज्य में, सीमावर्ती सीमा वाले राज्य में सड़क निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक है, सीमावर्ती जो क्षेत्र होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण कराता है। क्या क्या हम लोग BRO से देखें। सबसे पहले तो देखें कि BRO का फुल फॉर्म क्या है। तो BRO का सीमा सड़क संगठन, और इंग्लिश में क्या देखेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हम लोग देखें 7 मई 1960। उसका मुख्यालय देखिए नई दिल्ली। और इसका कार्य देखिए कि जो भी भारत के सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सड़क निर्माण कराने का यह काम करता है। आइए इसको आगे देखते हैं। देखिए वही चीज जो आपने अभी पढ़ा उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, एक झलक उस पर भी नजर डाल देते हैं। यहाँ देखिए सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी, 7 मई 1960 को। BRO काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना बहुत बार एग्जाम में पूछा है। गवर्नमेंट एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है कि BRO की स्थापना कब की गई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोग इसका मुख्यालय दिल्ली देख लिए। अच्छा एक और लाइन देखेंगे यहाँ पे, यह भारतीय सशस्त्र बल का हिस्सा है। देखेंगे यह क्या है, भारतीय सशस्त्र बल का हिस्सा है। अब देखिए BRO
क्या करता है, इसका काम देखेंगे। क्या है यहाँ पे, सड़क निर्माण कार्यकाली, देखिए यहाँ बल हो जाएगा, बल है। क्या है बीआरओ, बीआरओ सड़क निर्माण कार्यकाली बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र, देखिए सीमावर्ती क्षेत्र ही बताया गया है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की जो सीमावर्ती क्षेत्र में होता है वहीं पे सड़क निर्माण का कार्य करता है। देखिए भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य करता है। तो बीआरओ के बारे में हम लोग अच्छे से जान लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ एक मैथ्स है छोटा सा, काफी सिंपल है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है। क्या पूछ रहा है, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बटा में दिया हुआ है, 2/3, 7/12, 14/20, फिर है 5/12। देखिए एक दिन का पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक दिन में हमारे कितने घंटा होता है। तो एक दिन बराबर कितना होता है हमारा, 24 घंटा। ठीक है, जान गए एक दिन में 24 घंटा होता है। अब पूछ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे एक दिन का मतलब होता है गुना, तो पूछ रहा है एक दिन का, और एक दिन हम लोग देखिए 24 घंटा। ठीक है, तो एक दिन का पूछ रहा है, तो एक दिन को हम लोग अभी 24 मान लिए, तो लिखेंगे 24 घंटा माने ना इसको, तो 24 का पूछ रहा है ना, एक दिन का, तो का मतलब होता है गुना, तो 24 का पूछ रहा है कितना हुआ, कितना भाग पूछ रहा है, तो भाग को मान लेंगे कि x भाग है। मान लेंगे एक दिन का 24 घंटा होता है तो उसका भाग पूछ रहा है, तो मान लेंगे 24 घंटे का x भाग आपका कितना हो गया, 14 घंटा। इसी को पूछ रहा है हमारा कि एक दिन का कितना भाग हुआ। तो देखिए यहाँ पे x को यहीं पे रहने देते हैं, और ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। क्या जाएगा, 24 भाग में, इसको काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 से 7 बार में, और ये 12 बार में। अब कटने वाला नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, 7/12। तो यही हमारा क्या हो गया, भाग हो गया। ऑप्शन में इसको देखेंगे हम, देखिए यहाँ हमारा ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में 2/3, दूसरे में 7/12। देखिए हमारा 7/12 आया, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, 7/12। क्लियर हुआ सबको। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सार्क पूछ रहा है, यहाँ जो पूछ रहा है हमारा सार्क संगठन के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, सार्क संगठन को हम लोग दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, इसका एक और नाम हम देखेंगे, दक्षेस। कभी सार्क नहीं दिया हो तो एक दक्षेस देख सकते हैं। दक्षेस देखिए, और इसका सार्क का है जो, देखिए यहाँ पे सार्क के बारे में पूछ रहा है, जो सार्क है तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, कौन सदस्य नहीं है, पूछ रहा है कौन नहीं है। तो जो जो सदस्य है अगर हम वही याद कर लेंगे तो ये छांटना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन नहीं है। तो आइए पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सार्क के सदस्य देश हैं अभी। ठीक है, तो पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या बोले, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अब देखिए इसमें जो सदस्य देश है वो 8 है। सार्क में कितने सदस्य देश है, 8। सार्क का जो हमारा मुख्यालय है वो कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में है, और इसकी स्थापना देखते चलेंगे। चलिए इनके सार्क के बारे में देखते चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सार्क की जो स्थापना हुई थी हमारा 8 दिसंबर। कभी कभी 8 की जगह 7 भी दे देता है, तो 7 या 8 दिसंबर भी कभी कभी दे देता है, लेकिन मैक्सिमम 8 ही देखा जाता है। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी शॉर्ट में आपको समझाया जा रहा है। मुख्यालय हम देखेंगे काठमांडू में है। सार्क का जो मुख्यालय हमारा काठमांडू में है। अच्छा, ये तो मुख्यालय देख लिए, स्थापना देख लिए। अब सार्क का जो पहला बैठक कहाँ हुआ था वो भी देखेंगे। तो सार्क का जो पहला बैठक हुआ था वो हुआ था ढाका में। ढाका क्या है, तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो पहला बैठक जो हुआ था वो ढाका हुआ था। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। पहले हम लोग स्थापना देखें, 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। मुख्यालय हम लोग देखें, नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय देख लिए। और सार्क का जो पहला बैठक हुआ था वो ढाका में हुआ था। और ढाका क्या है, तो ढाका हमारे बांग्लादेश की राजधानी है। अब हम आइए हम देखेंगे 8 वो देश जो है, 8 सदस्य देश हैं इसके सार्क के। तो वे 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कराते चलेंगे। इसको सबसे इजीली हम मैप पे देखते चलेंगे। मैप पे देखेंगे तो वो मैप के साथ हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, इसलिए हम इसको मैप पे देखते चलेंगे। आइए इसको मैप पे देखते हैं हम। भारत के मैप से देख लेंगे, ताकि सार्क में जितने भी देश हैं भारत के पड़ोसी देश ही हैं, इसलिए हम इसको मैप पे देखेंगे ताकि हमारे माइंड में काफी अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, ये रफ मैप है।
ताकि आपको समझाने के लिए एक रफ मैप ड्रॉ किया जा रहा है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें मैप पे पढ़ें ताकि आपके माइंड में मैप के साथ वो चीज़ सेट हो। अब आइए हम वो 8 साल के देश कौन-कौन से हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो देखिए हमारे ये तो हमारा भारत हो गया। भारत का मैप बना है तो ये तो हमारा भारत हो गया। अब हम 8 कौन-कौन सा है वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ हमारा है पाकिस्तान। ये कौन सा एरिया हो गया हमारा? पाकिस्तान हो गया। और इसके ऊपर क्या है? अफ़गानिस्तान। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से एक अफ़गानिस्तान देख लिए, पाकिस्तान देश देख लिए। अच्छा, हमारा भारत भी सार्क का सदस्य है तो हमारा भारत हो गया। क्या हो गया? 8 हम लोग को देखना है। तो अफ़गानिस्तान देखें, पाकिस्तान देखें, भारत देखें। आइए यहाँ पे नेपाल है हमारा। ये वाला जो एरिया है हमारा नेपाल है। तो नेपाल देखें, भूटान देखें, सिक्किम के हमारे यहाँ पे पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल है। तो हमारा नेपाल हो गया, भूटान हो गया। यहाँ जो हमारा है ये बांग्लादेश है। तो ये हमारा बांग्लादेश हो गया। देखिए यहाँ पे श्रीलंका है, तो एक श्रीलंका हो गया। और यहाँ मालदीव है, तो एक हमारा मालदीव हो गया। कितने देश हम लोग देखें? 8 देखें। तो 8 देश कौन कौन सा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन जानेंगे हम। यहाँ पे पूछता है सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? पहले 7 था, फिर 8वां जो बना। नया सदस्य देश कहने का क्या मतलब है? सबसे लास्ट में जो जुड़ा होता है उसको नया मान लेते हैं। तो सार्क का सबसे नया देश क्या है? हमारा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है वो सार्क का सबसे नया देश है। ठीक है, ये हम देख लिए। अच्छा देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे ये जो हमारे इंडिया का जो मैप है, यहाँ पे हम लोग बांग्लादेश देखें और जो ये वाला एरिया है हमारा, ये है हमारा म्यांमार का। ठीक है, तो ऑप्शन में म्यांमार दे देता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब ये पड़ोसी देश है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए देता है। लेकिन याद रखेंगे इसको दो। देखिए म्यांमार हमारा सार्क में नहीं शामिल है, और यहाँ पे चाइना, ये जो एरिया चाइना का आता है, तो चाइना भी याद करेंगे कि चाइना भी सार्क में शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग देख लिए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये क्या हो गए? सार्क के सदस्य देश है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? जब हम लोग 8 देख लिए कौन कौन सा है, तब तो छांटना काफी इजी हो गया ऑप्शन से। अब देखिए ऑप्शन में हमें दिया है भूटान, हमारा नहीं पूछ रहा है, तो भूटान हमने यहाँ पे देखा। देखिए यहाँ पे ये भूटान है, तो भूटान तो हमारा है। अफगानिस्तान यहाँ देखिए, अफगानिस्तान भी है। फिर देखिए ईरान है और मालदीव है, तो मालदीव भी यहाँ पे पड़े, ये हमारा मालदीव है। लेकिन क्या है, ये जो ईरान है, ये इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं की है। ईरान हमारा सार्क में शामिल नहीं है। तो क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? अब देखते हैं यहाँ पे सार्क का फुल फॉर्म, आपको फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए सार्क का जो फुल फॉर्म मैं आपको बताए थे, सार्क द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या बताए थे? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और सार्क को दक्षिण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसका जो नाम है एक और, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अच्छा, इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या हम लोग नाम देखें सार्क का? एक हम लोग सार्क देख लिए, एक दक्षिण देख लिए, ये 2 देख लिए यहाँ पे, और देखिए एक यहाँ पे तीसरा देख लिया आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन देख लिए, और एक यहाँ पे हमारा फुल फॉर्म, तो हमारा 4 देख लिए। चारों में से कोई भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चारों में से सार्क दे, जरूरी नहीं कि सार्क दे। अच्छा ठीक है, ये सार्क देखिए, एक ऐसे भी सार्क लिख सकता है। देखिए अगर हिंदी में लिखी तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि दूसरा सार्क है, यही सार्क है, सार्क संगठन दिया है, तो सार्क ऐसे लिख दे आप, या ऐसे लिख दे, या ऐसे लिख दे, या आप लिख दे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। फिर आपका सार्क, ये सार्क देखिए यहाँ पे सार्क का यहाँ पे दिया हुआ है ये देखिए सार्क, यहाँ पे फुल फॉर्म देख लिए। अब देखिए यहाँ पे देखता है जो हमारा स्थापना है 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था, और यहाँ पे कभी कभी 7 भी देता है, तो 7 या 8 लेकर चलेंगे, इसकी स्थापना होगी। और शामिल देश देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और ये हो गया मालदीव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन आज का है, पीतल मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु? तो हमारा टॉपिक क्या हुआ यहाँ पे? मिश्र धातु। यहाँ पे मिश्र धातु हम देखेंगे, मिश्र धातु से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग मिश्र धातु देख लेते हैं। एक झलक मिश्र धातु को देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो पूछ रहा है पीतल मिश्र धातु है, तो ऑप्शन में दिया है कॉपर, जिंक,
जो Cu है ये हमारा कॉपर हो गया, सॉरी थोड़ा, कॉपर का संकेत है जिसको Cu लिखे, और हमारा जिंक जो हो गया ये तांबा का, सॉरी जस्ता। अच्छा देखिए, कॉपर को ही तांबा कहते हैं, तो इसका जो तांबा या कॉपर बोलिए, उसका जो संकेत है Cu है, और जस्ता का जो संकेत है जिंक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे, कॉपर प्लस जिंक, पीतल का मिश्र धातु देख रहे हैं, कॉपर प्लस एसएन। अच्छा एसएन जो हो गया वो हमारा टीन है, देखिए ये टीन का संकेत है, ये हम लोग देखिए जस्ता का, ये Cu देखिए जो तांबा का हमारा संकेत हो गया, यहाँ पे भी देखिए कॉपर है तो कॉपर तांबा का हो गया, ये देखिए एसएन टीन हो गया, अब पीबी सीसा का संकेत है, ये Ni जो है वो निकेल का संकेत है। तो यहाँ पे जो देखेंगे हमारा जो पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल हमारा जो मिश्र धातु है वो हमारा मिलके बनता है कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक से बनता है हमारा पीतल, क्या हो गया तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता के मिलने से क्या बनता है हमारा पीतल बनता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कुछ मिश्र धातु, तो हमारा ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, कॉपर जिंक हमारा पहला ऑप्शन है, तो हमारे पहले ऑप्शन में क्या है कॉपर जिंक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपको आंसर हो जाएगा। देखिए आइए कुछ हम मिश्र धातु देखते हैं और उसको याद करते चलेंगे, ठीक है, जरूर नहीं कि एग्जाम में पीतल ही पूछे, पीतल के अलावा भी मिश्र धातु पूछ सकता है, तो हम लोग कुछ यहाँ पे मिश्र धातु देखेंगे। देखिए कॉपर प्लस जिंक, ये कॉपर प्लस जिंक से क्या बन गया हमारा पीतल। अच्छा कॉपर और जिंक से हमारा डच मेटल बन गया और मूंज मेटल भी बन गया, तो दोनों को याद करेंगे, कॉपर और जिंक के मिलने से हमारा क्या बना, एक और बना डच मेटल, और हमारा एक बन गया मूंज मेटल। हम लोग देखिए कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता के मिलने से क्या क्या बना हमारा पीतल बना, डच मेटल बना और मूंज मेटल बना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखे, तीन देख लिए। अब हम देखते हैं कॉपर और जिंक, ये जो हमारा कॉपर जिंक है इसके साथ क्या ऐड करें तो कौन सा मिश्र धातु बन जाएगा, तो कॉपर जिंक के साथ अगर हम निकेल जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये जर्मन सिल्वर बन जाएगा। कॉपर जिंक के साथ अगर हम निकेल जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक के साथ अगर हम एसएन जोड़ देते हैं, एसएन तीन का आपका संकेत है, तो हमारा बन जाता है गन मेटल। अच्छा कॉपर जिंक के साथ अगर हम लोहा जोड़ देते हैं Fe, तो हमारा क्या बन जाता है डेल्टा मेटल। देखिए कॉपर जिंक के साथ हम लोग कितना मिश्र धातु देख लिए, कॉपर जिंक सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कॉपर जिंक के साथ जो मिला तो पीतल बन गया, उसके बाद से कॉपर जिंक के ही मिलने से डच मेटल बन जाता है आपका, मूंज मेटल बन जाता है। और कॉपर जिंक के साथ मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि पीतल के साथ क्या मिलाया जाए, तो पीतल के साथ अगर हम तीन मिला देते हैं तो गन मेटल बन जाता है, पीतल के साथ यदि हम लोहा मिला देते हैं तो डेल्टा मेटल बन जाता है, पीतल के साथ अगर निकेल मिला देते हैं तो हमारा जर्मन सिल्वर बन जाता है। अच्छा क्वेश्चन पूछता है जो काफी बार एग्जाम में पूछा है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर हमारा कितना परसेंट होता है 0%, इसको ध्यान में रखिएगा। जर्मन सिल्वर नाम में सिल्वर लगा है पर इसमें देखिए इसमें कहीं भी सिल्वर नहीं है, ये क्या मिलने से बना है आपका कॉपर जिंक और निकेल मिलने से बना है, इसलिए नाम कंफ्यूज करने के लिए देता है कि कॉपर जिंक और निकेल के साथ मिलकर बनता है, तो पूछता है कि सिल्वर कितना परसेंट है, लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि इसमें सिल्वर नाम है तो सिल्वर तो होगा ही, कोई भी ऑप्शन में मार देते हैं। ठीक है, तो आगे देख लिए हम लोग यहाँ पे जर्मन सिल्वर देख लिए, गन मेटल देख लिए और डेल्टा मेटल देख लिए। आगे हम देखेंगे, अब देखिए कॉपर जिंक के साथ हम लोग देख लिए, अब हम लोग कॉपर के साथ ही देखते हैं, कॉपर प्लस निकेल,
कॉपर प्लस निकेल से मिलने से क्या बनता है आपका? मोनेल। कॉपर प्लस एसएन टीन, तांबा और टीन के मिलने से क्या बनता है आपका? कांसा बनता है। देखिए एग्जाम में पीतल और कांसा काफी देता है, इसलिए पीतल कांसा एकदम कॉमन है। कॉपर और जिंक मिलने से हो गया पीतल, और कॉपर और टीन मिलने से हो गया आपका कांसा। अब यहाँ पे एक और देख लेंगे, कॉपर प्लस एल्युमिनियम मिलने से क्या बनता है? तो ये बन गया आपका रोल्ड गोल्ड। यहाँ हम लोग कॉपर प्लस, देखिए कॉपर के साथ अभी जितना भी हम लोग देखें कॉपर के साथ मिली हुई धातु को देख रहे हैं कि कौन कौन सा बनने से, धातु के मिलने से मिश्र धातु उसका बन जा रहा है। तो कॉपर और एल्युमिनियम के मिलने से आपका रोल्ड गोल्ड बन गया, कॉपर और टीन के मिलने से आपका कांसा बन गया, और कॉपर और निकेल के मिलने से आपका बन गया मोनेल। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए एसएन और पीबी, ये टीन हो गया और ये सीसा हो गया, इसके मिलने से आपका हो जाता है टांका बोल दीजिए, या फ्यूज तार बोल दीजिए, या सोल्डर बोल दीजिए। टीन और सीसा के मिलने से क्या बन गया? टांका, सोल्डर बोल दीजिए उसको, या टांका बोल दीजिए, या फ्यूज तार बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लिए। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा? टांका, फ्यूज तार या सोल्डर। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, टांका प्लस बिस्मथ, इसके मिलने से क्या बन गया? तो हमारा इसके मिलने से बन गया रोज मेटल। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसी के साथ जोड़कर चलते हैं, एसएन पीबी, यहाँ इसमें अगर बिस्मथ जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है रोज मेटल। टीन हो गया, एसएन टीन का संकेत हो गया, पीबी सीसा का संकेत हो गया, और बीआई जो हो गया बिस्मथ का संकेत हो गया। अब देखिए एसएन और पीबी के साथ अगर हम एंटी मनी मिला देते हैं तो हमारा हो गया टाइप मेटल। ये टाइप मेटल हो गया हमारा। क्या देखिए, एसएन प्लस पीबी टांका, एसएन प्लस पीबी प्लस बीआई बिस्मथ रोज मेटल, और एसएन प्लस पीबी प्लस एसबी तो हमारा टाइप मेटल हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम देखेंगे, तो मैग्नीशियम हमारा हो जाता है मिश्र धातु, देखेंगे Mg और प्लस Al, मतलब आपका हो गया मैग्नीशियम का संकेत Mg हो गया और एल्युमिनियम का संकेत हो गया आपका Al। इन दोनों के मिलने से बनता है क्या? आपका मैग्नीशियम। ठीक है, अब एक देखेंगे हम लोग ड्यूरेलुमीन। तो ड्यूरेलुमीन हम लोग का बनता है आपका, देखिए ये दोनों जो है मैग्नीशियम तो रहेगा ही आपका Mg प्लस एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम रहेगा ही। हम इसमें ले लेंगे आपको कॉपर ले लेते हैं और एक जिंक ले लेते हैं, मैग्नीज ले लेते हैं, सॉरी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीज, इन सब के मिलने से क्या बन गया हमारा? ड्यूरेलुमीन। तो आप लोग ने इतना मिश्र धातु देखा, एक बार रिपीट करा देते हैं हम। सबसे पहले हम पीतल का मिश्र धातु देखेंगे, कॉपर और जिंक, और साथ साथ ये पीतल के साथ साथ डच मेटल का हो गया और मूंज मेटल का हो गया। फिर हम जर्मन सिल्वर का देखेंगे, तो जर्मन सिल्वर का हमारा मिश्र धातु है कॉपर, जिंक और निकेल। फिर देखेंगे साथ साथ गन मेटल, कॉपर, जिंक और टीन। फिर हम लोग देखेंगे डेल्टा मेटल, कॉपर, जिंक और लोहा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं मोनेल, तो कॉपर और निकेल हो गया मोनेल। रोल्ड गोल्ड देखते हैं, रोल्ड गोल्ड का जो मिश्र धातु है कॉपर प्लस एल्युमिनियम हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कांसा का, तो कॉपर और टीन क्या मिलकर बनता है? कांसा बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फ्यूज तार या टांका कहिए या सोल्डर कहिए, तो हो जाएगा टीन और सीसा, ये मिलकर बन जाता है फ्यूज तार। फिर हम लोग देखेंगे आपका रोज मेटल, तो रोज मेटल जो हमारा बनता है टीन बन गया आपका, सीसा मिल गया और बिस्मथ बन गया, तीनों मिलकर क्या बन गया आपका? रोज मेटल बन गया। फिर हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम मिलके क्या बना? मैग्नीशियम।
फिर हम लोग ड्यूरेलुमीन देखेंगे, तो मैग्नीशियम रहेगा, एल्युमिनियम रहेगा, साथ में हम लोग ले लेंगे कॉपर ले लेंगे और मैग्नीज ले लेंगे, तो सबका मिलके क्या बना, ड्यूरेलुमीन। तो आप लोग इतना मिश्र धातु देख लिए। देखिए आगे देख लिए हम लोग इतना मिश्र धातु देखते हैं। तो आइए एक बार हम इसको आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एक बार रिपीट कराते चलते हैं बैक से, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल हमारा मिश्र धातु हो गया कॉपर और जिंक का। फिर देखिए आगे देखते चलिए, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो गया अफगानिस्तान, सॉरी यहाँ पे ईरान जो ऑप्शन में है वो नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। हमारा अगला देखेंगे, ये तो मैथ से आपको बना के सॉल्व कराया गया है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना, तो हमारा हो गया 1960। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 1946 ईस्वी में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो हम देख लें यहाँ हमारे 3 सदस्य थे। फिर हमारा क्वेश्चन था नेक्स्ट, सल्तनत काल में के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था, तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया सैन्य विभाग। फिर हम देखेंगे यहाँ पे मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा नस्ल है भैंस का। आगे देखेंगे यहाँ पे विश्व उपभोक्ता, यहाँ पे क्वेश्चन था सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन हम देखेंगे हमारा जो है आपका झारखंड देश का कौन सा राज्य बना, तो झारखंड देश का 28वां राज्य बना। और हमारा पहला जो क्वेश्चन था भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। इस तरह आपका आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।